हिंदी द्वादश पार्ट 2 का अध्ययन करते हैं। आज हम पार्ट 2 पतंग आलोक धनवा द्वारा रचित है। आलोक धनवा के संदर्भ में आलोक धनवा का जन्म 1948 में मुंगेर ज़िले में बिहार में हुआ। ये प्रगतिवादी कविता से संबंधित हैं। इन्होंने पतंग शीर्षक कक्षा द्वादश में लिखा है। तो सभी भैया बहन आज इस पाठ का अध्ययन करते हैं। पतंग में पहला पद देखेंगे हम। सबसे तेज बौछारे गईं भादों गया सवेरा हुआ, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, ज़ोर ज़ोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो प्रस्तुत पद में आलोक धनवा ने बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। जो बाल सुलभ कल्पनाएं हैं बालकों की, उनका सुंदर चित्रण किया है। शरद ऋतु के आगमन पर प्रकृति में परिवर्तन का मनोहारी वर्णन किया है। अर्थात वर्षा ऋतु समाप्त होती है, शरद ऋतु का आगमन होता है और उसमें ऋतु परिवर्तन का मार्मिक मनोहारी वर्णन कवि ने किया है। तो सबसे तेज बौछारे गईं भादों गया सवेरा हुआ, अर्थात भादों के महीने जो बरसात का है वह समाप्त हो गया है। वर्षा ऋतु की जो तेज बौछारें पड़ती हैं वर्षा की, वे समाप्त हो गई हैं और शरद ऋतु का आगमन हुआ है। शरद ऋतु का आगमन सवेरे के रूप में हुआ है। जैसे खरगोश ने लाल लाल आँखें खोली हैं, लाल लाल आँखें खोली हैं, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, अर्थात प्रातःकाल का जो पूरब का आसमान है वह लाल रंग का दिखाई देता है, जैसे खरगोश की लाल आँखें होती हैं। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज बजाते हुए। शरद ऋतु जो है, ऋतु का जो क्रम है, उस क्रम रूपी पुल को पार करते हुए शरद ऋतु का आगमन हो गया है। ठंडी हवा हुई है, पत्ते खड़खड़ाते हैं पेड़ पौधों के, तो ऐसा लगता है कि शरद ऋतु अपनी चमकीली साइकिल पर, नई साइकिल पर तेज चलाते हुए चले आ रहा है और वह घंटी बजाते हुए बच्चों को संकेत कर रहा है, जो इशारा कर रहा है अपनी चमकीले इशारों से कि पतंग उड़ाने वाले बच्चों का समूह आए और इस शरद ऋतु के आनंद मौसम में आनंद पूर्वक जो है पतंग उड़ाए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना कोमल मुलायम बनाते हुए। कवि कहता है कि जो है शरद ऋतु का जो वातावरण है वह अपने चमकीले इशारों से बच्चों को, झुंड को बुलाता है और उस समय आकाश का जो वातावरण है नमी सूख जाती है, मुलायम होता है। उस समय पतंग उड़ाने का उस समय सबसे उचित जो है समय रहता है। बच्चे जो हैं पतंग ठीक प्रकार से उड़ा सकें कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया की सबसे पतला कागज़ उड़ सके। अर्थात कहता है कवि कि जो पतंग है वो हल्की होती है, दुनिया का सबसे हल्का कागज़ होता है, सबसे रंगीन चीज़ होती है, क्योंकि पतंग रंग बिरंगी होती है। उसकी कमानी भी हल्की होती है और वह आसमान के नरम नमी रहित
वातावरण में उड़ जाए, वह बाँस की पतली कमानी। और बच्चे जो हैं रोमांचित होते हैं, खुश होते हैं। बच्चों के झुंड जो हैं पतंग उड़ाते समय सीटियाँ मारते हैं, किलकारियाँ मारते हैं। ऐसे लगता है कि रंग बिरंगी पतंगों के साथ में बच्चों की सीटियाँ और किलकारियाँ ऐसी लगती हैं कि जैसे कि तितलियाँ आकाश में उड़ रही हों और ऐसी नाजुक यानी कि तितलियाँ दिखाई दे रही हों। ऐसा विवरण कवि ने यहाँ किया है। अर्थात शरद ऋतु के आगमन पर ऋतु परिवर्तन का सुंदर चित्रण किया गया है। ये पहला पद है, इसका ध्यान से अध्ययन करेंगे। अगला पद, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे बेसुध होकर दौड़ते हैं, जब वे बेसुध होकर दौड़ते हैं, छतों को नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं, महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। तो यहाँ पर कवि इस काव्यांश में बच्चों की बाल सुलभ कल्पनाओं को और ऊंची कल्पनाएं, उनकी ऊंचाइयों को छूने वाली कल्पनाएं, उनकी भावनाएं ऐसी हैं जैसे पतंग आसमान में उड़ती है, उसी प्रकार से उनकी बाल सुलभ कल्पनाएं भी ऊंचाइयों को छूती हैं। इस प्रकार का सुंदर मनोहारी चित्रण किया है। तो कवि कहता है, जन्म से ही वे लाते हैं कपास। अर्थात जो बच्चे होते हैं वे बचपन से ही, जन्म से ही कोमल होते हैं। उनका स्वभाव कोमल होता है, वे छल कपट रहित होते हैं। कपास जो श्वेत होती है, सफ़ेद, बिल्कुल दाग धब्बा रहित होती है और वह एक स्वच्छ होती है, कोमल होती है। उसी प्रकार से बच्चों का मन, बच्चों का स्वभाव भेदभाव से रहित कपास की तरह स्वच्छ कोमल होता है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जो धरती है, बच्चे इतनी तेज़ी से ज़मीन पर दौड़ते हैं पतंग उड़ाते समय, ये सब कुछ भूल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि धरती ही उनके पैरों के पास दौड़ती हुई चली आ रही है। ऐसे बच्चे बेचैन जो हैं, व्याकुल स्थिति में पतंग के लिए लालायित रहते हैं। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, और पतंग उड़ाते समय बच्चों का जो समूह है बेसुध होकर के, अर्थात उन्हें किसी तरह की परवाह नहीं होती, ऐसे होकर के वे दौड़ लगाते हैं। और वे छतों, मजबूत छतें होती हैं, कठोर छतें होती हैं, उन पे भी दौड़ लगाते हैं। और उनके जो हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो उन्हें कोमल लग रही हैं, नरम लग रही हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, और जब पतंग उड़ाते हुए बच्चे चारों दिशाओं में कोलाहल करते हैं, शोर मचाते हैं, किलकारियाँ मारते हैं, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने सभी दिशाओं को मृदंग की तरह बजा रहे हैं वो। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। पतंग उड़ाते हुए बच्चे जो है लचीले हो जाते हैं, लफ जाते हैं, एक तरफ को झुक जाते हैं, लच जाते हैं, गिरते गिरते बचते हैं, जैसे कि कोई पेड़ की जो टहनी है लचक मार रही है। इस तरह से बच्चे जो हैं दौड़ लगाते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, बहुत जो है उन्हें आनंद आता है। और लोग पतंग की उड़ाने की जो है इच्छा में, पतंग के ही शोर शराबे में वे छतों के किनारे तक पहुंच जाते हैं, और उन्हें खतरा रहता है कहीं गिर ना जाएं, लेकिन वो इसका ध्यान नहीं देते हैं। और छतों के किनारे किनारे आते आते वो गिरने से भी बच जाते हैं कई बार। तो ऐसी स्थिति में बच्चे जो हैं, जब वो खतरे से खेलते हैं तो उनका शरीर रोमांचित हो जाता है, एक संगीतमय हो जाता है, अर्थात उनके शरीर में फुरफुरी आती है और वे उत्साहित हो जाते हैं, अर्थात वो खतरों से खेलने के लिए भी तैयार रहते हैं।
पतंग की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। उनके हाथ में पतंग होती है, पतंग का धागा होता है और उनका ध्यान होता है, तो वो पतंग का धागा उन्हें उन ऊंचाइयों तक जो है छूने की कल्पनाएं कराता है और वह गिरने से भी बचाता है और वे गिरते गिरते बच भी जाते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग ऊंचाइयों को छूती है, आकाश में पहुंचती है और उनकी बाल सुलभ कल्पनाएं भी आसमान में पहुंच जाती हैं कि बालकों की कल्पनाएं भी ऊंचाइयों को छूती हैं। अपने रंध्रों के सहारे उनके नाक, मुंह, कान सब खुले हैं और आँखों से वो देख रहे हैं। ये उनके छिद्र हैं, अर्थात रंध्र कहते हैं छिद्रों को। तो इस तरह से वो सभी प्रकार से अपनी जो हैं ज्ञानेंद्रियों से कल्पनाएं करते हैं और कल्पनाएं करते हुए जैसे पतंग आसमान की ऊंचाइयों को छूती है, वे भी अपने जीवन की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। अंत में देखेंगे, इसमें अंतिम है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अंतिम पंक्तियों में कवि कहता है कि यदि वो पक्की छतों पर दौड़ते दौड़ते किनारे तक आते आते गिरते गिरते बच जाते हैं, तब वो बच्चे और भी निडर हो जाते हैं, साहसी हो जाते हैं। उनके सपने सुनहरे सूरज की तरह अर्थात प्रगति के मार्ग की तरह और आगे बढ़ने के लिए लालायित होते हैं। अर्थात उनके सपने, उनकी कल्पनाएं और अधिक बलवती हो जाती हैं। वे जो हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्साहित हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं और ऐसे तेज़ी से दौड़ते हैं जैसे लगता है कि धरती ही घूमती उनके पैरों के पास चली आ रही है। इस प्रकार से बच्चे जो हैं पतंग उड़ाते हैं और प्रसन्न होते हैं, उत्साहित होते हैं, निडर होते हैं और समूह के समूह आनंदित होते हैं। तितलियों की तरह उनकी जो है भाव भंगिमा दिखाई देती है। इस प्रकार का वर्णन कवि ने यहाँ किया है। अब हमने इसका अर्थ तो समझ लिया, इसका भाव समझ लिया है। अब हम इसमें थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर पहले पंक्तियों में कवि ने शरद ऋतु का खरगोश की लाल लाल आँखों से जो है तुलना की, उदाहरण दिया है। अर्थात यहाँ पर बिंब दिया गया है कि जैसे सवेरा होता है शरद ऋतु के प्रातः काल में, तो सूरज निकलता है तो लालिमा पूरब में छाई रहती है। ऐसी जो खरगोश होता है उसकी आंखें लाल लाल होती हैं। तो यहाँ प्रातःकाल के उगते सूरज का, शरद ऋतु का जो सुहावना मौसम है, वो खरगोश की लाल आँखों से उसका जो है बिंब दिया गया है। और इसमें शरद ऋतु पुलों को पार करते हुए, अर्थात जो ऋतुओं का एक क्रम है, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है और वर्षा ऋतु से पहले गर्मी की ऋतु रहती है। तो ऋतुओं का जो क्रम है वह एक पुल रूपी है। अर्थात वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु उस क्रम रूपी पुल को पार करके आई है, ऐसा विवरण किया है। यहाँ पर एक तुलना और की है, एक उपमा और दी है। वह शरद ऋतु का जो वातावरण है प्रातःकाल का, वह एक शीतल है, हवा से युक्त है। जैसे शरद ऋतु नई साइकिल पर ससराहट के साथ जो हवा चलती है कि नई साइकिल पर चढ़कर घंटी बजाते हुए आई है, तो शरद ऋतु का यहाँ पर जो है मानवीकरण किया गया है और इसमें जो है बिंब दिया गया है साइकिल और खरगोश की लाल लाल आँखें। तो इस पंक्ति का ध्यान दें। अगले इसमें मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ एक, और उस प्रश्न को के संबंध में भी कि बच्चे जो हैं अपने साथ बचपन से लाते हैं कपास, ऐसा कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है? तो ऐसा इसलिए कहा गया है कि बच्चे जो हैं जन्म से ही कोमल होते हैं, कोमल स्वभाव के होते हैं और उनके मन भी निश्चल कोमल होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं। उनके मन में कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई छल कपट नहीं होता है। उसी प्रकार से जो कपास है वह कोमल होती है,
मुलायम होती है और स्वच्छ होती है, दाग धब्बा रहित होती है, भेदभाव से रहित होती है। इसी प्रकार से जो है बच्चों का मन और उनका स्वभाव भेदभाव से रहित और जो है कोमल होता है, मुलायम होता है, विनम्र स्वभाव के होते हैं। इसलिए यहाँ कपास से तुलना की गई है। कवि ने प्रश्न दिया है कि बच्चे दिशाओं को मृदंग की तरह बजा देते हैं, इससे क्या तात्पर्य है? तो बच्चे चंचल होते हैं, पतंग उड़ाते हुए वो उत्साहित होते हैं, शोर शराबा मचाते हैं, किलकारियाँ मारते हैं, सीटियाँ मारते हैं, जो सभी दिशाओं में जो है एक कोलाहल होता है, शोर मचता है। और जब शोर मचता है तो कवि ने कहा गया है कि दिशाओं को वो मृदंग की तरह बजाते हैं। मृदंग एक वाद्य यंत्र होता है जिसको बजाने से आवाज़ होती है। तो बच्चों के शोर शराबा कोलाहल से दिशाएं गूंज उठती हैं, इसी को कहा गया है मृदंग की तरह बजाना। अभी इसमें हम देखते हैं, इसमें जो बच्चों की कल्पनाएं हैं वे पतंग के साथ वे भी उड़ रहे हैं, ऐसा कहा गया है। तो पतंग के साथ बच्चे भी उड़ रहे हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? तो बच्चे जो हैं, पतंग आसमान में उड़ती है, आसमान की ऊंचाइयों को छूती है। पतंग आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते हुए और बच्चों में एक प्रतिस्पर्धा होती है कि मेरी पतंग सबसे ऊंची उड़े। और इसी प्रकार से पतंग आसमान की ऊंचाइयों को छूती है तो बच्चों की कल्पनाएं भी तरह तरह की मन में उठती हैं। और वे कल्पनाएं जो हैं, उनकी बाल सुलभ कल्पनाएं भी उनकी जीवन की ऊंचाइयों को, वे अपने जीवन की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। इस प्रकार से यदि हम देखें तो बच्चे कल्पनाएं करते हैं और उनकी कल्पनाएं अनंत होती हैं। जैसे अनंत ऊंचाई को पतंग छूना चाहती है, बच्चों की कल्पनाएं भी अनंत ऊंचाई को छूना चाहती है। अर्थात बच्चे अनंत कल्पनाएं करते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार का विवरण इसमें दिया गया है। तो कहना का तात्पर्य ये है कि पतंग पाठ में अगर हम इसका पूरा भाव समझें, एक प्रकार से इसका उद्देश्य क्या है कवि का, तो पतंग पाठ जो है कवि ने कहा है कि एक तो ऋतु परिवर्तन, और ऋतु परिवर्तन के साथ साथ वर्षा ऋतु समाप्ति होती है और शरद ऋतु का आगमन होता है। तो ऋतु परिवर्तन में जो बच्चों में हर्षोल्लास छाया रहता है, और हर्षोल्लास छाए रहने के कारण बच्चे जो हैं उत्साहित होते हैं और पतंग उड़ाते समय वे जो हैं रोमांचित होते हैं, खुश होते हैं, उत्साहित होकर के